कहानियों की धुरी में आपका स्वागत है। ड्रैकुला की किताब, अध्याय 4। मैं अपने ही बिस्तर में जाग गया। यदि ऐसा है कि मैंने सपना नहीं देखा था, तो काउंट ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया होगा। मैंने इस विषय पर खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी निर्विवाद नतीजे पर नहीं पहुंच सका। निश्चित रूप से कुछ छोटे छोटे सबूत थे, जैसे कि मेरे कपड़े इस तरह से मोड़े और बिछाए गए थे जो मेरी आदत नहीं थी। मेरी घड़ी अभी भी खुली हुई थी और मैं बिस्तर पर जाने से पहले इसे आखिरी चीज में लपेटने का आदी हूं, और ऐसी कई बारीकियां। लेकिन ये बातें कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये इस बात का सबूत हो सकती हैं कि मेरा दिमाग हमेशा की तरह ठीक नहीं था, और किसी न किसी कारण से मैं निश्चित रूप से बहुत परेशान था। मुझे प्रमाण के लिए अवश्य देखना चाहिए। एक बात से मुझे खुशी है, अगर काउंट ने मुझे यहां ले जाकर मेरे कपड़े उतार दिए, तो उसने अपने काम में जल्दी की होगी, क्योंकि मेरी जेबें सलामत हैं। मुझे यकीन है कि यह डायरी उनके लिए एक रहस्य रही होगी जिसे उन्होंने छुपाया नहीं होगा। वह इसे ले लेता या नष्ट कर देता। जैसे ही मैं इस कमरे के चारों ओर देखता हूं, हालांकि यह मेरे लिए बहुत भय से भरा हुआ है, यह अब एक प्रकार का अभयारण्य है, क्योंकि उन भयानक महिलाओं से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं हो सकता है, जो मेरा खून चूसने के लिए इंतजार कर रही थीं। 18 मई, मैं दिन के उजाले में फिर से उस कमरे को देखने के लिए नीचे गया हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई जानी है। जब मैं सीढ़ियों के शीर्ष पर स्थित दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने उसे बंद पाया। इसे जाम पर इतनी जोर से चलाया गया था कि लकड़ी का कुछ हिस्सा बिखर गया था। मैंने देखा कि ताले की कुंडी में गोली नहीं लगी है, बल्कि दरवाजा अंदर से बंद है। मुझे डर है कि यह कोई सपना नहीं था, और मुझे इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए। 19 मई डॉट, मैं निश्चित रूप से कठिन परिश्रम में हूं। पिछली रात काउंट ने मुझे सौम्य स्वर में 3 पत्र लिखने के लिए कहा। एक में कहा गया था कि यहां मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है और मुझे कुछ दिनों के भीतर घर के लिए निकल जाना चाहिए। दूसरा यह कि मैं अगली सुबह उस समय से शुरू कर रहा था पत्र, और तीसरा यह कि मैं महल छोड़कर बिस्ट्रिट्स पहुंच गया हूं। मैं निश्चित रूप से विद्रोह कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वर्तमान स्थिति में काउंट के साथ खुलेआम झगड़ा करना पागलपन होगा, जबकि मैं पूरी तरह से उसकी शक्ति में हूं, और इनकार करना उसके संदेह को भड़काना और उसके गुस्से को भड़काना होगा। वह जानता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, और मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं उसके लिए खतरनाक हो जाऊं। मेरा एकमात्र मौका अपने अवसरों को बढ़ाना है। कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिससे मुझे भागने का मौका मिल जाए। मैंने उसकी आंखों में उस एकत्रित क्रोध का कुछ अंश देखा जो तब प्रकट हुआ जब उसने उस गोरी स्त्री को अपने पास से दूर फेंक दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि पोस्ट कम और अनिश्चित हैं, और अब मेरा लेखन मेरे दोस्तों के लिए मानसिक सहजता सुनिश्चित करेगा, और उन्होंने मुझे इतनी प्रभावशालीता के साथ आश्वासन दिया कि वह बाद के पत्रों को रद्द कर देंगे, जो बिस्ट्रिट्स में नियत समय तक रोके रहेंगे, यदि संयोगवश मेरे प्रवास को लंबा खींचने की बात स्वीकार कर ली जाए, तो उनका विरोध करना नया संदेह पैदा करना होता। इसलिए मैंने उनके विचारों में आने का नाटक किया और उनसे पूछा कि मुझे पत्रों पर कौन सी तारीखें डालनी चाहिए। उसने 1 मिनट का हिसाब लगाया और फिर कहा, पहला 12 जून, दूसरा 19 जून और तीसरा 29 जून होना चाहिए। मैं अब अपने जीवन की अवधि जानता हूं। भगवान मेरी मदद करो। 28 मई, भागने की या किसी भी कीमत पर घर संदेश भेजने में सक्षम होने की संभावना है। सगनी का एक दल महल में आया है और आंगन में डेरा डाला हुआ है। ये सगनी जिप्सी हैं, मेरी किताब में उनके नोट्स हैं। वे दुनिया के इस हिस्से के लिए विशिष्ट हैं, हालांकि पूरी दुनिया में सामान्य जिप्सियों से संबद्ध हैं। हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो लगभग सभी कानूनों से बाहर हैं। वे एक नियम के रूप में खुद को किसी महान रईस या लड़के से जोड़ते हैं और खुद को उसके नाम से बुलाते हैं। वे निडर और बिना धर्म के हैं, अंधविश्वास से बचते हैं, और वे केवल अपनी तरह की रोमानी भाषा में बात करते हैं। मैं घर पर कुछ पत्र लिखूंगा और उन्हें पोस्ट करवाने का प्रयास करूंगा। परिचय शुरू करने के लिए मैंने पहले ही अपनी खिड़की से उनसे बात कर ली है। उन्होंने अपनी टोपियां उतार दी और प्रणाम किया तथा बहुत से संकेत किए, हालांकि मैं उनकी बोली जाने वाली भाषा से अधिक नहीं समझ सका। मैंने पत्र लिखे हैं। मीना शॉर्टहैंड में है,
और मैं बस मिस्टर हॉकिंस से उसके साथ संवाद करने के लिए कहता हूं। मैंने उसे अपनी स्थिति समझा दी है, लेकिन उस भयावहता के बिना जिसका मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं। अगर मैं अपने दिल की बात उसके सामने प्रकट कर दूं तो उसे सदमा लगेगा और वह इतनी भयभीत हो जाएगी कि उसकी मौत हो जाएगी। यदि पत्र नहीं रखे गए तो काउंट को अभी तक मेरे रहस्य या मेरे ज्ञान की सीमा का पता नहीं चलेगा। मैंने पत्र दे दिए हैं। मैंने उन्हें एक सोने के टुकड़े के साथ अपनी खिड़की की सलाखों के माध्यम से फेंक दिया और उन्हें पोस्ट करने के लिए मैं जो भी संकेत कर सकता था बनाया। जिस मनुष्य ने उन्हें लिया उसने उन्हें अपने हृदय से लगाया और दंडवत किया और फिर उन्हें अपनी टोपी में रख लिया। मैं और कुछ नहीं कर सका। मैं वापस अध्ययन में लग गया और पढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि गिनती नहीं आई, मैंने यहां लिखा है, गिनती आ गई है। वह मेरे पास बैठ गया और 2 पत्र खोलते हुए अपनी मधुर आवाज में कहा, ज़गेनी ने मुझे ये दिए हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वे कहां से आए हैं। मैं निश्चित रूप से देखभाल करूंगा। देखिए, उसने इसे अवश्य देखा होगा। एक आप में से है और मेरे मित्र पीटर हॉकिंस के लिए। दूसरा, जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसकी नजर अजीब प्रतीकों पर पड़ी और उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया और उसकी आंखें बुरी तरह से चमक उठीं। दूसरा एक घृणित चीज है, दोस्ती और आतिथ्य पर अपमान। यह हस्ताक्षरित नहीं है, कुना, इसलिए यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रख सकता। और उसने पत्र और लिफाफे को दीपक की लौ में तब तक शांति से रखा जब तक वे जल नहीं गए। फिर वह आगे बोला, हॉकिंस को पत्र मैं निश्चित रूप से भेजूंगा, क्योंकि यह आपका है। आपके पत्र मेरे लिए पवित्र हैं। माफ करना मेरे दोस्त कि अनजाने में मुझसे सील टूट गई। क्या आप इसे दोबारा कवर नहीं करेंगे? उन्होंने पत्र मेरी ओर बढ़ाया और नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए मुझे एक साफ लिफाफा दिया। मैं केवल इसे पुनर्निर्देशित कर सकता था और चुपचाप उसे सौंप सकता था। जब वह कमरे से बाहर गया तो मुझे धीरे से चाबी घुमाने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट बाद मैं वहां गया और कोशिश की, और दरवाजा बंद था। जब 1 या 2 घंटे बाद काउंट चुपचाप कमरे में आया तो उसके आने से मैं जाग गया, क्योंकि मैं सोफे पर सोने चला गया था। वह अपने व्यवहार में बहुत विनम्र और प्रसन्नचित्त थे, और यह देखकर कि मैं सो रहा था, उन्होंने कहा, तो मेरे दोस्त, तुम थक गए हो? बिस्तर पर जाओ। वहां निश्चित विश्राम है। हो सकता है मुझे आज रात बात करने का आनंद न मिले, क्योंकि मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परंतु तुम सोओगे, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर चला गया, और अजीब बात है, बिना कोई सपना देखे सो गया। निराशा की अपनी शांति होती है। 31 मई आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि मैं अपने बैग से कुछ कागज और लिफाफे निकाल लूंगा और उन्हें अपनी जेब में रख लूंगा, ताकि अगर मौका मिले तो लिख सकूं। लेकिन फिर एक आश्चर्य, फिर एक सदमा। कागज का हर टुकड़ा चला गया था, और इसके साथ ही मेरे सभी नोट, रेलवे और यात्रा से संबंधित मेरे ज्ञापन, मेरा क्रेडिट पत्र, वास्तव में वह सब जो मेरे लिए उपयोगी हो सकता था यदि मैं एक बार महल के बाहर होता। मैं कुछ देर तक बैठा रहा और विचार करता रहा, और फिर मेरे मन में कुछ विचार आया, और मैंने अपना पोर्टमंट्यू और उस अलमारी की खोज की जहां मैंने अपने कपड़े रखे थे। जिस सूट में मैंने यात्रा की थी वह चला गया था, और मेरा ओवरकोट और गलीचा भी। मुझे उनका कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। यह खलनायकी की कोई नई योजना जैसी लग रही थी। 17 जून, आज सुबह, जब मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ अपने दिमाग को कुरेद रहा था, मैंने आंगन से परे पथरीले रास्ते पर बिना किसी कोड़े की आवाज और घोड़ों के पैरों की थपथपाहट और खरोंच की आवाजें सुनी। खुशी के मारे मैं जल्दी से खिड़की की ओर गया और देखा कि 2 बड़े लीटर वैगन यार्ड में आ रहे हैं। प्रत्येक को 8 मजबूत घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, और प्रत्येक जोड़े के सिर पर एक स्लोवाक, अपनी चौड़ी टोपी, बड़ी कीलजड़ी बेल्ट, गंदी भेड़ की खाल के साथ, और ऊंचे जूते। उनके हाथ में उनकी लंबी लाठियां भी थीं। मैं नीचे उतरने और मुख्य हॉल के माध्यम से उनके साथ जुड़ने का प्रयास करने के इरादे से दरवाजे की ओर भागा, क्योंकि मैंने सोचा था कि उनके लिए रास्ता खुल सकता है। फिर से एक झटका, मेरा दरवाजा बाहर से बंधा हुआ था। फिर मैं खिड़की के पास भागा और उनसे चिल्लाया। उन्होंने मूर्खतापूर्ण ढंग से मेरी ओर देखा और इशारा किया, लेकिन तभी स्टिगनी का हिटमैन बाहर आया
और उन्हें मेरी खिड़की की ओर इशारा करते हुए देखकर कुछ कहा, जिस पर वे हंसे। अब से मेरा कोई प्रयास, कोई करुण क्रंदन या व्यथित याचना उन्हें मेरी ओर देखने के लिए भी बाध्य नहीं करेगी। वे दृढ़तापूर्वक मुकर गए। लीटर वैगनों में मोटी रस्सी के हैंडल वाले बड़े, चौकोर बक्से होते थे। स्लोवाकियों ने जिस आसानी से इन्हें संभाला था, और जब इन्हें मोटे तौर पर स्थानांतरित किया गया था तो उनकी प्रतिध्वनि से ये स्पष्ट रूप से खाली थे। जब उन सभी को उतार दिया गया और यार्ड के एक कोने में एक बड़े ढेर में पैक कर दिया गया, तो स्लोवाकियों को स्टिगनी द्वारा कुछ पैसे दिए गए, और भाग्य के लिए उस पर थूकते हुए प्रत्येक व्यक्ति आलस्य से अपने घोड़े के सिर के पास गया। कुछ ही देर बाद मैंने दूर तक उनके कोड़ों की आवाज सुनी। 24 जून, सुबह होने से पहले। पिछली रात काउंट ने मुझे जल्दी छोड़ दिया और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। जैसे ही मैंने हिम्मत की, मैं घुमावदार सीढ़ी से ऊपर भागा और खिड़की से बाहर देखा, जो दक्षिण की ओर खुलती थी। मैंने सोचा कि मैं काउंट पर नजर रखूंगा, क्योंकि वहां कुछ चल रहा है। स्टिगनी महल में कहीं रहते हैं और किसी प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं, कभी कभार मुझे दूर से मटक और कुदाल जैसी धीमी आवाज सुनाई देती है, और जो भी हो, यह कुछ क्रूर खलनायकी का अंत होना चाहिए। मुझे खिड़की पर बैठे हुए आधे घंटे से भी कम समय हुआ था, तभी मैंने काउंट की खिड़की से कुछ बाहर निकलते देखा। मैं पीछे हट गया और ध्यान से देखा, और देखा कि पूरा आदमी उभर आया है। मेरे लिए यह एक नया झटका था कि उसने वह सूट पहन रखा था जो मैंने यहां यात्रा के दौरान पहना था, और उसने अपने कंधे पर वह भयानक बैग लटका रखा था जिसे मैंने महिलाओं को ले जाते हुए देखा था। उसकी खोज में कोई संदेह नहीं हो सकता, और मेरी आड़ में भी। तो फिर यह उसकी बुराई की नई योजना है। वह दूसरों को मुझे देखने की अनुमति देगा, जैसा कि वे सोचते हैं, ताकि वह सबूत छोड़ सके कि मुझे कस्बों या गांवों में अपने पत्र पोस्ट करते हुए देखा गया है, और यह कि कोई भी दुष्टता, वह जो भी करेगा उसका श्रेय स्थानीय लोगों द्वारा मुझे दिया जाएगा। मुझे यह सोचकर क्रोध आता है कि ऐसा चलता रह सकता है, और जब तक मैं यहां बंद हूं, एक वास्तविक कैदी हूं, लेकिन कानून के उस संरक्षण के बिना जो एक अपराधी का भी अधिकार और सांत्वना है। मैंने सोचा कि मैं काउंट की वापसी का इंतजार करूंगा, और बहुत देर तक खिड़की पर चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि चांदनी की किरणों में कुछ विचित्र छोटे छोटे कण तैर रहे थे। वे धूल के सबसे छोटे कणों की तरह थे, और वे घूमते थे और एक अस्पष्ट तरीके से समूहों में इकट्ठे होते थे। मैंने उन्हें तसल्ली के भाव से देखा और मुझ पर एक तरह की शांति छा गई। मैं अधिक आरामदायक स्थिति में एम्ब्रेशर में पीछे की ओर झुक गया, ताकि मैं हवाई जुआ खेलने का अधिक पूर्ण आनंद ले सकूं। किसी चीज ने मुझे चौंका दिया। नीचे घाटी में कहीं कुत्तों की धीमी, करुण आवाज की आवाज, जो मेरी नजरों से छिपी हुई थी। यह मेरे कानों में और जोर से बजने लगा, और धूल के तैरते कण चांद की रोशनी में नृत्य करते हुए ध्वनि को नए आकार देने लगे। मैंने महसूस किया कि मैं अपने अंतर्ज्ञान की किसी पुकार के प्रति जागने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। नहीं, मेरी आत्मा संघर्ष कर रही थी, और मेरी आधी अधूरी संवेदनाएं कॉल का उत्तर देने का प्रयास कर रही थीं। मैं सम्मोहित हो रहा था। धूल तेजी से और तेजी से नाचने लगी। चंद्रमा की किरणें कांपने लगती थीं जब वे मेरे बगल से परे निराशा के ढेर में चली जाती थीं। वे अधिक से अधिक एकत्रित होते गए जब तक कि वे धुंधली प्रेत आकृतियां धारण करने लगे। और फिर मैंने जागते हुए और अपनी पूरी इंद्रियों पर कब्जा करते हुए शुरुआत की और चिल्लाते हुए वहां से भागा। प्रेत आकृतियां, जो चंद्रमा की किरणों से धीरे धीरे साकार हो रही थीं, वे 3 भूतिया महिलाएं थीं जिनके लिए मैं बर्बाद हो गया था। मैं भाग गया और अपने कमरे में कुछ हद तक सुरक्षित महसूस किया, जहां चांदनी नहीं थी और जहां दीपक तेजी से जल रहा था। जब कुछ घंटे बीत गए तो मैंने काउंट के कमरे में कुछ हलचल सुनी, एक तेज चीख जैसी कोई चीज जिसे तुरंत दबा दिया गया, और फिर वहां सन्नाटा था, गहरा, भयानक सन्नाटा, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। धड़कते दिल से मैंने दरवाजा खोला, परंतु मैं अपने ही कारागार में बंद था और कुछ नहीं कर सकता था। मैं बैठ गया और बस रोया। जैसे ही मैं बैठा, मुझे बाहर आंगन से एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की दर्दभरी चीख। मैं दौड़कर खिड़की के पास गया और उसे ऊपर फेंककर सलाखों के बीच से बाहर झांकने लगा। वहां वास्तव में बिखरे हुए बालों वाली एक महिला थी, जो दौड़ने से परेशान होकर अपने हाथों को अपने दिल पर रखे हुए थी।
वह प्रवेश द्वार के एक कोने पर झुकी हुई थी। जब उसने खिड़की पर मेरा चेहरा देखा तो वह आगे बढ़ी और धमकी भरे स्वर में चिल्लाई, राक्षस, मुझे मेरा बच्चा दे दो। उसने खुद को घुटनों पर झुका लिया और अपने हाथ ऊपर उठाकर वही शब्द ऐसे स्वर में चिल्लाए जिससे मेरा दिल दहल गया। फिर उसने अपने बाल नोच लिए और अपनी छाती पीट ली और खुद को अत्यधिक भावनाओं की सभी हिंसाओं के लिए छोड़ दिया। आखिरकार उसने खुद को आगे की ओर फेंक दिया और हालांकि मैं उसे देख नहीं सका, मैं दरवाजे पर उसके नंगे हाथों की थाप सुन सकता था। सिर के ऊपर कहीं, शायद टावर पर, मैंने काउंट की कठोर, धात्विक फुसफुसाहट में पुकारने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पुकार का उत्तर दूर दूर से भेड़ियों की चिंगाड़ से दिया जा रहा है। कई मिनट बीतने से पहले ही उनमें से एक पैकेट, मुक्त होने पर दबे हुए बांध की तरह, आंगन के चौड़े प्रवेश द्वार के माध्यम से डाला गया। महिला की ओर से कोई चीख नहीं थी और भेड़ियों का चिल्लाना बहुत ही कम था। कुछ ही देर में वे अपने होंठ चाटते हुए अकेले ही चले गए। मैं उस पर दया नहीं कर सका, क्योंकि अब मैं जानता था कि उसके बच्चे का क्या हुआ था और उसका मर जाना ही बेहतर था। मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर सकता हूं? मैं रात की इस भयानक चीज, निराशा और भय से कैसे बच सकता हूं? 25 जून, सुबह। कोई भी आदमी तब तक नहीं जानता जब तक वह रात से पीड़ित न हो जाए कि सुबह कितनी प्यारी और उसके दिल और आंखों के लिए कितनी प्यारी हो सकती है। आज सुबह जब सूरज इतना तेज हो गया कि वह मेरी खिड़की के सामने वाले विशाल प्रवेश द्वार के शीर्ष से टकराया, तो जिस ऊंचे स्थान को उसने छुआ, मुझे ऐसा लगा मानो जहाज से कबूतर ने वहां रोशनी कर दी हो। मेरा डर मेरे ऊपर से ऐसे गिर गया मानो वह कोई वाष्पशील वस्त्र हो जो गर्मी में घुल गया हो। जब तक दिन का साहस मुझ पर है, मुझे किसी प्रकार की कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। कल रात मेरा एक पोस्ट डेटेड पत्र पोस्ट करने गया, उस घातक श्रृंखला का पहला, जो धरती से मेरे अस्तित्व के निशानों को मिटा देना है। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कार्रवाई। हमेशा रात के समय ऐसा होता है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की जाती है, या मुझे धमकाया जाता है, या किसी तरह से मुझे खतरा होता है या डर लगता है। मैंने अभी तक दिन के उजाले में काउंट नहीं देखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब दूसरे जागते हैं तो वह सोता है, कि जब वे सोएं तो वह जागता रहे? काश मैं उसके कमरे में पहुंच पाता, लेकिन कोई संभव रास्ता नहीं है। दरवाजा हमेशा बंद रहता है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। हाँ, एक रास्ता है, अगर कोई इसे अपनाने की हिम्मत करे। जहां उसका शरीर गया है, वहां दूसरा शरीर क्यों नहीं जा सकता? मैंने खुद उसे अपनी खिड़की से रेंगते हुए देखा है। मुझे उसकी नकल क्यों नहीं करनी चाहिए और उसकी खिड़की से अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? संभावनाएं निराशाजनक हैं, लेकिन मेरी आवश्यकता अभी भी अधिक निराशाजनक है। मैं इसे जोखिम में डालूंगा। सबसे बुरी स्थिति में यह केवल मृत्यु ही हो सकती है, और एक आदमी की मौत बछड़े की मौत नहीं है, और भयानक परलोक अभी भी मेरे लिए खुला हो सकता है। भगवान मेरे काम में मेरी मदद करें। अलविदा, मीना। अगर मैं असफल हो जाऊं, अलविदा, मेरे वफादार दोस्त और दूसरे पिता, सभी को अलविदा, और सबसे अंत में मीना। उसी दिन, बाद में। मैंने प्रयास किया है, और भगवान, मेरी मदद करते हुए, सुरक्षित रूप से इस कमरे में वापस आ गए हैं। मुझे हर विवरण को क्रम से रखना होगा। जब मेरी हिम्मत ताज़ा थी तब मैं सीधे दक्षिण की ओर की खिड़की के पास गया और तुरंत ही इस तरफ की इमारत के चारों ओर फैली पत्थर की संकीर्ण कगार पर बाहर निकल गया। पत्थर बड़े हैं और मोटे तौर पर काटे गए हैं, और समय के साथ उनके बीच का मोर्टार बह गया है। मैंने अपने जूते उतार दिए और हताश रास्ते पर निकल पड़ा। मैंने एक बार नीचे की ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भयानक गहराई की अचानक झलक मुझ पर हावी न हो जाए, लेकिन उसके बाद अपनी आंखें उससे दूर रख लीं। मैं काउंट की खिड़की की दिशा और दूरी को अच्छी तरह से जानता था और उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके मैंने इसके लिए प्रयास किया। मुझे चक्कर नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं बहुत उत्साहित था और समय बहुत कम लग रहा था जब तक कि मैंने खुद को खिड़की की चौखट पर खड़ा नहीं पाया और सैश ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब मैं नीचे झुका और खिड़की से अपना पैर अंदर डाला तो मैं उत्तेजना से भर गया। फिर मैंने काउंट के लिए चारों ओर देखा,
लेकिन आश्चर्य और खुशी के साथ एक खोज की। कमरा खाली था। यह बमुश्किल अजीब चीजों से सुसज्जित था, जिसका उपयोग कभी नहीं किया गया लगता था। फर्नीचर दक्षिण के कमरों जैसा ही था और धूल से ढका हुआ था। मैंने चाबी ढूंढी, लेकिन वह ताले में नहीं थी और वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। एकमात्र चीज जो मुझे मिली वह एक कोने में सोने का एक बड़ा ढेर था, सभी प्रकार का सोना, रोमन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियाई, हंगेरियन, ग्रीक और तुर्की मुद्रा, जो धूल की फिल्म से ढका हुआ था, जैसे कि वह लंबे समय से पड़ा हो। जमीन पर इनमें से कोई भी वस्तु जो मैंने देखी वह 300 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। वहां जंजीरें और आभूषण भी थे, कुछ रत्नजड़ित, लेकिन वे सभी पुराने और दागदार थे। कमरे के एक कोने पर एक भारी दरवाजा था। मैंने इसकी कोशिश की, क्योंकि मुझे कमरे की चाबी या बाहरी दरवाजे की चाबी नहीं मिली, जो मेरी खोज का मुख्य उद्देश्य था। मुझे आगे की जांच करनी होगी, अन्यथा मेरे सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। यह खुला था और एक पत्थर के रास्ते से होकर एक गोलाकार सीढ़ी तक जाता था, जो तेजी से नीचे जाती थी। मैं सावधानी से यह सोचते हुए नीचे उतरा कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्योंकि सीढ़ियां अंधेरी थीं, केवल भारी चिनाई में खामियों के कारण रोशनी आ रही थी। नीचे एक अंधेरा, सुरंग जैसा रास्ता था, जिसमें से एक जानलेवा, बीमार करने वाली गंध आती थी, पुरानी मिट्टी की गंध जो अभी अभी बदली थी। जैसे जैसे मैं मार्ग से गुजरता गया, गंध नजदीक और तेज होती गई। आखिरकार मैंने एक भारी दरवाजा खोला जो अधखुला था, और खुद को एक पुराने, खंडहर चैपल में पाया, जिसे जाहिर तौर पर एक कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। छत टूटी हुई थी और दो स्थानों पर तहखानों की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं, लेकिन जमीन को हाल ही में खोदा गया था और मिट्टी को लकड़ी के बड़े बक्सों में रखा गया था, जाहिर तौर पर वे जो स्लोवाकियों द्वारा लाए गए थे। वहां कोई नहीं था और मैंने किसी और आउटलेट की तलाश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैं जमीन के हर इंच पर गया, ताकि कोई मौका न गंवाऊं। मैं तहखानों में भी चला गया, जहां मंद रोशनी संघर्ष कर रही थी, हालांकि ऐसा करना मेरी आत्मा के लिए एक भय था। इनमें से दो में मैं गया, लेकिन पुराने ताबूतों के टुकड़े और धूल के ढेर के अलावा कुछ नहीं देखा। हालांकि तीसरे में मैंने एक खोज की। वहां एक बड़े बक्से में, जिसमें कुल 50 थे, नई खोदी गई मिट्टी के ढेर पर काउंट लेटा हुआ था। वह या तो मर चुका था या सो रहा था। मैं यह नहीं कह सकता था कि आंखें खुली और पथरीली थीं, लेकिन मृत्यु की कांच के बिना और गालों पर उनके पूरे पीलेपन के माध्यम से जीवन की गर्माहट थी। होंठ हमेशा की तरह लाल थे, लेकिन कोई हलचल, कोई नाड़ी, कोई सांस, कोई दिल की धड़कन का कोई संकेत नहीं था। मैं उसके ऊपर झुका और जीवन का कोई संकेत खोजने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। वह वहां अधिक देर तक नहीं पड़ा रह सकता था, क्योंकि मिट्टी की गंध कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती। बक्से के किनारे उसका ढक्कन था, जिसमें जगह जगह छेद थे। मैंने सोचा कि उसके पास चाबियां हो सकती हैं, लेकिन जब मैं खोजने गया तो मैंने मृत आंखें देखीं, और उनमें, हालांकि वे मृत थीं, नफरत की ऐसी नजर थी। हालांकि मुझे या मेरी उपस्थिति के बारे में पता नहीं था कि मैं वहां से भाग गया जगह और खिड़की के पास काउंट के कमरे को छोड़कर फिर से महल की दीवार पर चढ़ गया। अपने कमरे में वापस आकर मैं हांफते हुए बिस्तर पर गिर गया और सोचने की कोशिश करने लगा।